नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी ने इंडिया गठबंधन का नाम भले ही घमंडिया रख दिया हो, लेकिन यह गठबंधन जिस तरह से मोदी और बीजेपी को घेर रहा है, इसकी कल्पना गलती से भी ना तो कभी मोदी ने की होगी, ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने की होगी। आज से 1-1.5 साल पहले तक खुला मैदान था और भारतीय जनता पार्टी जो चाल चाहती थी चलती थी और आराम से कामयाब हो जाती थी, जब तक नई रणनीति पर कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पे और इंडिया ने काम करना शुरू नहीं किया था। सुधीर चौधरी के ऊपर गिरफ्तारी की रफ्तार तलवार लटक रही है। सुधीर चौधरी को कब धर लिया जाए, ये कर्नाटक पुलिस की इच्छा पर निर्भर करता है और दूसरा नोएडा पुलिस उनको कैसा प्रोटेक्शन देती है इस पर निर्भर करता है। दरअसल यूपी के राज्यों की जो बीजेपी के राज्य वाली पुलिस है, वो अक्सर दूसरे राज्यों के लोग गिरफ्तारी करने आते हैं और कोई अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके भक्त मंडली से जुड़ा हुआ आदमी है तो उसकी रक्षा की पूरी कोशिश करती है। लेकिन आज टॉपिक सुधीर चौधरी है, लेकिन सुधीर चौधरी के बहाने हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जिंदगी अब उतनी आसान नहीं है और 2024 का चुनाव गलती से भी हिंदू मुसलमान के मसले पर जीतने की ना सोच लें, क्योंकि इस मसले पर जो भी चाल चलेगी भारतीय जनता पार्टी उल्टी पड़ेगी उसके ऊपर, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी तरह से विसात बिछाई हुई है और इसी का एक हिस्सा है सुधीर चौधरी पे मुकदमा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए सिरे से सारी चीजों को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सारे गेम सरकार के, सत्ता तंत्र के और राजनीति के दांव पेच में अभी आया। सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट किया, उनके ऊपर एफआईआर हो गई और वो एफआईआर ऐसी हुई है जिसके बाद में सुधीर चौधरी के पास में और उनके चैनल के पास में कोई रास्ता नहीं बचा था, उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। वो डिलीट आज तक के प्लेटफॉर्म पे अब कहीं पे भी नहीं है, सब जगह से डिलीट कर दिया गया है और उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें एक बड़ी चूक सुधीर चौधरी कर गए। आपने सब जगह खबर पढ़ी होगी, लेकिन सरल तरीके से आप ये समझिए कि ये फंसे कैसे सुधीर चौधरी। और कुछ चूंकि न्यूज रूम में लंबे समय तक काम किया है, सुधीर चौधरी को भी काम करते हुए अच्छी तरह से देखा है, बचपन से जानता उनको, तो वो कहां गलती कर गए इसको भी समझेंगे। दरअसल इसको समझने के लिए पहले आपको आज तक के न्यूज रूम में चलना होगा। जो आज तक का न्यूज रूम है, वहां पे जो वातावरण पहले रहा है वो ये रहा है कि जब भी कोई खबर आती है तो उस खबर के आने के बाद उस खबर की बहुत जांच पड़ताल होती है। दिन में 2-2 बैठकें होती हैं। उन बैठकों में जितने पत्रकार शामिल होते हैं वो सब लोग उन पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। कुछ लोग उस खबर के पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विपक्ष में भी बोलते हैं और कुछ लोग उस खबर की सत्यता पर भी सवाल उठाते हैं। ये न्यूज मीटिंग कहलाती हैं और ये न्यूज मीटिंग जब हो जाती हैं तो उन्हीं मीटिंग्स में वो ये प्लान करते हैं कि आज शाम को हम अपनी कौन कौन सी चीज कहां एक सुबह मीटिंग होती है, उसमें हम ये तय करते हैं कि खबरों की क्वालिटी को लेकर तय करते हैं और कौन सी खबरें हमको छूनी चाहिए, कौन सी छोड़ देनी चाहिए। शाम की मीटिंग में हम पूरी तरह से तय कर लेते हैं आज प्राइम टाइम में 8 बजे किस मसले पर होगा, 9 बजे किस मसले पर होगा, अंजना ओम कश्यप आज किस टॉपिक पर शो करने वाली हैं, सुधीर चौधरी किस टॉपिक पर शो करने वाले हैं। ऐसे पूरा का पूरा बैंड जो है उसको बैठकर वहां जो सीनियर लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर्स हैं, वो सारे लोग उसको सुनिश्चित करते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी जो है वो सब चीजें ये अच्छे से दें और उनको खास तौर पे ब्रीफ दिया जाता है कि भैया ये अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए। इसके अलावा इसको पूरा लागू करने के लिए एक बड़ा एक्सपर्ट पत्रकारों का दल होता है जो उसके मिनट उसकी ड्यूरेशन मैनेज करना, उसकी भाषा को नियंत्रित करना, लिख के जो सुधीर चौधरी को क्या सवाल पूछना, अंजना को क्या सवाल पूछना है, कई बार वो भी कान में ब्रीफ करना, अगर जरूरत पड़ने पर कोई नई खबर आ जाए, कोई नई चीज आ जाए या कहीं कोई गलती हो गई है तो कान में बताना। इन सबके कान में एक ईयरपीस लगा होता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक न्यूज रूम है। लेकिन सुधीर चौधरी जब उस न्यूज रूम में एंट्री करते हैं तो वो विशेष तौर पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाले पत्रकार माने जाते हैं और उनको सीधे प्राइम टाइम में एक बड़ा शो मिल जाता है। उनके शो में कहने को तो उनके ऊपर कुछ लोग हैं, लेकिन दखलंदाजी की इजाजत एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे किसी को नहीं है।
यहीं पे सुधीर चौधरी के जो पत्रकारिता के अपने स्किल्स हैं वो काम आते हैं, और सुधीर चौधरी का फैसला अंतिम होता है। इसलिए वो जितना बड़ा पूरा पत्रकारों का ग्रुप था उसकी भूमिका यहां खत्म हो जाती है, क्योंकि ये अपने शो को जैसे बनाना है बनाए। उस प्रक्रिया में सुधीर चौधरी की जो टीम है, जो लोग उनके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो लोग उनके लिए चीजें निकालते हैं, उनकी खबरें तैयार करते हैं, जो जो वो बोलते हैं उसको लिख के देते हैं, और ऐसी हिंदी में लिखते हैं जिसको सुधीर चौधरी आसानी से पढ़ जाए, क्लिष्ट शब्द आ जाए, जुबान फंस गई तो उनको वो डांटते भी हैं। वो कई लोग छोड़ के जा चुके हैं उनके इस रवैये के कारण उनकी टीम। तो एक पूरा का पूरा एक ऐसा सेटअप है जिसमें जो सुधीर चौधरी कहे वो सही, खाता ना बही। अब जब सारी बातें सुधीर चौधरी के अपने विवेक पर आ जाती हैं तो उसके साथ साथ फिर उसकी जो परीक्षण होना है, उसकी पड़ताल होती है। बाकी खबरों में तो ऐसा नहीं निकलता, दिन भर चलती हैं। तो वो जो पड़ताल होती है, उस पड़ताल के काम में बाकी लोग सुधीर चौधरी के ऊपर छोड़ देते हैं भैया। अब यहां से मुसीबत शुरू होती है। अब आइए आप इसके साथ ही आपको एक और वर्किंग आपको समझनी पड़ेगी, वो है बीजेपी की आईटी सेल की वर्किंग। बीजेपी की आईटी सेल झूठी खबरें प्लांट करती है, कांग्रेस की आईटी सेल भी झूठी खबरें प्लांट करती है। पहले बीजेपी की आईटी सेल कांग्रेस की आईटी सेल से बहुत ज्यादा थी, आगे थी। अब कांग्रेस की आईटी सेल भी स्मार्ट हो गई है। मध्य प्रदेश में एबीपी न्यूज का पूरा एक वीडियो उठाया जिसमें वो सर्वे पे बात कर रहे हैं, उसको एडिट किया गया और उसको एक ऐसा वीडियो बना दिया गया कि मध्य प्रदेश में सब तरफ बीजेपी का डब्बा गोल है, और उस सर्वे को पूरी टांग तोड़ दी गई इसकी, और उसको सर्वे को पूरा भारत कांग्रेस पार्टी की महाविजय का सर्वे बना दिया गया, और वो सर्वे व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कमलनाथ का एक पुराना वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें कहा गया कि वो न्यूक्लियर सीक्रेट अमेरिका को बताते थे। खैर, तो दोनों ही सोशल मीडिया सेल बहुत स्मार्ट है। तो होता क्या है कि जब कोई आपके पास वीडियो आता है, इधर उधर से आता है या कोई पोस्ट आती है, तो आप उस पर भरोसा नहीं करते। तो सोशल मीडिया सेल चाहती है कि उस पर कोई वजन डाल दे, अपना नाम उसके साथ जोड़ दे। अगर मान लीजिए वही चीज कोई दूसरा आपको बता रहा हो, एक बच्चा आपको बता रहा हो, दूसरा कोई हमारे सब पुराना पत्रकार आपके सामने खड़े होकर बता रहा हो, तो बात का जो वजन होता है उसी तरह से चलते। नहीं, ये आदमी बोल रहा है तो जिम्मेदारी से बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो क्या होता है, इस झूठ को स्प्रेड करने के लिए अब बीजेपी की आईटी सेल बड़े नामों और बड़े चेहरों का सहारा लेने लगे हैं। पूरा जब शाहीन बाग वाला मसला था, संबित पात्रा अपने उटपटांग ट्वीट जो है संबित पात्रा से करवाए गए समय समय पे। और इसी तरह से कपिल मिश्रा जो कमलनाथ वाला वीडियो, उसकी एंकरिंग ही कपिल मिश्रा से कराई गई है। और ये वीडियो चूंकि कोई भी यूट्यूब है, वहां पे फेसबुक पे इसको रिपोर्ट किया जा सकता है, तो उन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। तो क्या होता है कि ये एक बड़े चेहरे से इसको प्रोजेक्ट कराते हैं, और उससे इनको वायरल होने में भी मदद मिलती है। उनके फॉलोअर भी काफी ज्यादा होते हैं, और लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं कि भाई ये फला फला आदमी का ट्वीट है, तो झूठ, इतना बड़ा आदमी झूठ तो नहीं पोस्ट करेगा। राजीव चंद्रशेखर सूचना प्रसारण मंत्री हैं। कर्नाटक में एक स्कीम है जिसमें 50% सब्सिडी दी जाती है अगर आप कार, टैक्सी वगैरह चलाना चाहते हैं उस पे, और वो सब्सिडी उस स्कीम के हिसाब से अल्पसंख्यकों को 50% दी जाती है, और बाकी दलितों को, पिछड़ों को 75% दी जाती है, आदिवासियों को सब्सिडी दी जाती है। आप जैसे कार ले रहे हैं तो वो उसमें अधिकतम 3 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए तक की आप कार ले लीजिए तो आपको 3 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। अल्पसंख्यकों के लिए ये स्कीम है, और बाकी लोगों के लिए 75% है, तो 6 लाख की और 4.5 लाख तक मिल सकता है। मतलब गाड़ी 6 लाख की आप खरीदेंगे, आपको 4.5 लाख तक उसमें मिल सकता है। तो इन दोनों स्कीम को पहले से चल रही थी, और इन स्कीम के बारे में जो सत्ताधारी पार्टी है प्रियंक खड़गे, उनका कहना यह है कि भाई ये स्कीम हमारी बीजेपी के जमाने से चल रही है, कोई नई स्कीम नहीं है। रायता क्या हुआ कि देखिए झूठ फैलाने के लिए लोग कैसे तरीके निकालते हैं। एक कोई संस्था है अल्पसंख्यकों की, कर्नाटक में काम करती है, कोई एक एनजीओ है, मैं आपको वो पोस्टर लगा देता हूं। उसने एक विज्ञापन छापा कि मुसलमानों के लिए स्कीम आ गई है कर्नाटक में, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने अपना जो है पोर्टल वोटल भी डाल दिया। संस्था का मकसद रहा होगा इस बहाने में ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से जुड़ सकूं और उनको ये एहसास करा सकूं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा नेता लोग करते हैं। वो विज्ञापन छपा, तो वो विज्ञापन, चूंकि वो संस्था मुस्लिम कल्याण वाली संस्था थी, इसलिए उसमें केवल मुसलमानों का जिक्र किया, पिछड़ों का, दलितों का जिक्र नहीं किया। राजीव चंद्रशेखर को लगा इससे क्या फर्क पड़ता है। आईटी सेल ने उनसे कहा भाई इसको ट्वीट कर दो आप, और ये कह दो कि देखो, क्योंकि अब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव
तेजी से चलाना है बीजेपी को, ये आप समझ गए होंगे। और इसके बाद में आप देख लीजिए जाति पे, इस पे कल मैंने आपको बताया कि इस तरह से संघ प्रमुख और बहुत सारी चीजें मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं जब से उदय वाला जो बयान आया उदयनिधि का। तो साहब ये काट हो सकती थी कि भाई देखो कितना हिंदू विरोधी है ये कांग्रेसी, मुसलमानों को गाड़ पे लोन दे रहे हैं। और सुधीर चौधरी ने उस प्रोग्राम में कहा कि आज हिंदू जो है अपने हिंदू होने पर उसे पछतावा हो रहा होगा कि मैं हिंदू हो गया तो क्यों हो गया, क्योंकि सरकार उसके साथ इतना बड़ा भेदभाव कर रही है। और जो सुधीर चौधरी की शैली है आग लगाओ भड़काओ टाइप की, उस पूरी शैली में उन्होंने उस पर प्रोग्राम कर दिया राजीव चंद्रशेखर का ट्वीट उठा के, और वो बड़ी खबर बन गई। अब आपको मैंने न्यूज रूम की वर्किंग इसलिए समझाई थी कि वो सुधीर चौधरी के हाथ में है, वो जिस खबर को चाहे अपने शो में तान दें, उसकी परख नहीं होती किसी और जगह पे जाके। बाकी खबरें आज तक पे आएंगी तो वो बहुत सारे वहां पे छन्नियां हैं, उन खबरों की असाइनमेंट पे आती है, असाइनमेंट वाले ही फ्लैग रेज करता है, ये कैसे हो सकता है वो कैसे हो सकता है, रिपोर्टर को दौड़ाया जाता है। रिपोर्टर जो वहां लोकल रिपोर्टर, अगर ऐसी खबर कोई आज तक के पास आती तो वो लोकल रिपोर्टर को बोलते कि जाओ कंफर्म करो, अधिकारियों से बात करो, उस खबर को पक्का पुख्ता किया जाता। लेकिन सुधीर चौधरी चूंकि एक पैराशूट लैंडिंग वाले हैं, बेताज बादशाह हैं, उनसे कोई कुछ बोल नहीं सकता उनके प्रोग्राम के बारे में, तो इसलिए इन्होंने उठाया अपने प्रोग्राम को और बगैर पुष्टि के उस विज्ञापन को जो एक मुस्लिम संस्था ने मुस्लिमों को टारगेट करके दिया था, जिसमें पूरी स्कीम भी नहीं बताई गई थी, उसको इन्होंने राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट से उठा लिया। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक बात यह हो सकती है इन्होंने स्वेच्छा से उठा लिया, और एक बात यह भी हो सकती है कि इनके पास बीजेपी से फोन आया हो कि यह मुद्दा अच्छा बन सकता है और इसके जरिए हम कांग्रेस और इंडिया को यह कह सकते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, हिंदुओं के दुश्मन है, देखो कैसा भेदभाव कर रहे हैं। और इनकी कर्नाटक में सरकार आते ही इन्होंने मुसलमानों को बहुत प्रिविलेज देना शुरू कर दिया और हिंदुओं को घूंटा जा रहा है। इसके बेसिस पे हम व्हाट्सएप में यहां वहां करके सारे हिंदुओं को भड़का लेंगे। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि ऐसा करते आ रहे हैं। तो मैंने कहां से वीडियो शुरू किया था कि अब वो जमाना चला गया कि आप ऐसा खेल खेल के निकल जाओगे, क्योंकि अब सामने वाली पार्टी ने, जैसे मैंने बताया, आईटी सेल भी उनकी स्ट्रांग हो गई, वो भी झूठी सच्ची खबरें बनाना जानती है और झूठी सच्ची खबरों को पकड़े जाने का प्रोग्राम भी तगड़ा हो गया। और तीसरी बात ये, अब वो दौर चला गया जब भारत का नक्शा भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा रहता था। अब दूसरे अलग अलग राज्यों में बहुत सारी सरकारें हैं और इंडिया गठबंधन बनने का मतलब यह है कि इन सारे राज्यों की सरकारें अब एक दूसरे से तालमेल कर सकती हैं फेक न्यूज के मामले पर। इन्होंने बाकायदा अपना तालमेल करके आईटी सेल का भी काम संभाला है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत हैं और बाकी लोग भी हैं। तो वहां पे भी एक पैरेलल तैयारी चल रही है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई झूठी खबर फेंकेगा, झूठी खबर टालेगा, वो जेल के लिए उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। अमन चोपड़ा के ऊपर हुई थी राजस्थान में, याद करिए, मुश्किल से गिरफ्तारी से बचे हैं, गिरफ्तारी वारंट निकल गया था। नोएडा की पुलिस जो है वो उनको बचाने में लगी रही, पूरी पुलिस नोएडा की उसको बचा रही थी। ये आरोप लगाया, किसी तरह से वो कोर्ट वोर्ड और दूसरी चीजें हुई। इसी तरह से आप दूसरा मामला देखिए, उदयनिधि मारन के मामले में जैसे ही आईटी सेल ने ये गलत जानकारी देने की कोशिश की कि उदयनिधि जो है वो नरसंहार की अपील कर रहा है और वो उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, झट से तमिलनाडु में एफआईआर हो गई, इधर सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर हो गई। तो अब हो ये रहा है कि जैसे ही आप अपना फेक प्रोपेगेंडा मार्केट में फेंकोगे, चारों तरफ पुलिस तैयार है। तो क्या होगा कि आप जब कहीं पे भी कोई भी इस तरह की, देखिए बहुत सारे गिनती के नाम है, आप जानते हैं, अमन चोपड़ा है, उनका नाम आता है, अर्नब गोस्वामी बहुत संभल गए, वो झेल चुके हैं चीजों को। इसके अलावा आपका जो सुदर्शन टीवी वाले हैं, चवाण के साहब हैं, या आपके जितने भी ये लोग हैं, इन सब लोगों को अभी तक ये खुल के कुछ भी कर लेते थे, ये लव जिहाद हो गया, ये जिहाद हो गया। लेकिन अब अगर आपने नफरती काम किया तो एक्शन पक्का है। और ये मैसेज एक एक करके सबके पास जा रहा है। सुधीर चौधरी की ये जो फजीयत हुई है, जो एफआईआर हो गई है, वो कुछ भी कहे, वो सफाई दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बिल्कुल बेकसूर हो, लेकिन इतना पक्का हो गया है, अगली बार वो ऑन एयर कुछ डालेंगे तो ठोक बजा के देख लेंगे। अब वो भी चाहेंगे कि आज तक का पूरा जो वर्क फ्लो है, इनके प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन भी वहां से जांच हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वहां तो खबर आती है तो असाइनमेंट तो पहले रिपोर्टर को छाड़ देता है, इधर से वेरीफाई करेगा, उधर से वेरीफाई करेगा, उसके बाद में डेस्क पे जाती है। जो डेस्क पे लोग होते हैं, जो उस खबर को तराशने के लिए बैठे हैं,
वो खबर को देख के उस पर 50 सवाल उठाते हैं, असाइनमेंट को फोन करके पूछना पड़ता है। तो वो एक पूरी व्यवस्था जो है उसको बाईपास कर दिया जाए अगर एक प्रोग्राम में, तो नतीजे यही होते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा आप जैसे जैसे फैलाओगे वैसे वैसे आपके खिलाफ एफआईआर होगी। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि आपको अगर हिंदू मुसलमान कर रही है तो सच के आधार पे तो आप कर नहीं पाओगे, बड़ी क्लियर चीज है। आपको झूठ ही फैलाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत नहीं है। ये जितनी नफरत आपको दिखाई जाती है नकली है। ये जो आंकड़े हैं झूठे हैं, फर्जी हैं, आबादी डबल हो जाएगी, शादी ज्यादा करने से ज्यादा बच्चे पैदा कर, इस तरह की 100 चीजें हैं, है ना। जहां ये बहुमत में हो जाते हैं वहां पे ये हिंदू राष्ट्र बना लेते हैं। मैंने उसमें वीडियो बनाया कि 93, 96, 98% वाले अनगिनत देश हैं जहां मुसलमान मेजोरिटी में, जिनकी 93%, 96%, 92% आबादी है, तब भी वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो तब भी वो इस्लामिक देश नहीं बने हैं, शरीयत लॉ नहीं है वहां पे। खैर, तो इस तरह की जानकारियां जो आपके पास में आती थी, अब जैसे ही फेक जानकारी आएगी तो फंसेंगे। तो क्या हो गया, सोशल मीडिया सेल का जो खेल था वो हो गया थोड़ा मुश्किल। अब जितना बहुत फेक अकाउंट बने हुए ट्विटर पर उनके जरिए करा सकते हैं, और उधर दूसरी पार्टी वाले लोग, अब जो आम आदमी है उसकी सक्रियता का स्तर भी दोनों तरफ से बढ़ गया है। मतलब अब केवल बीजेपी समर्थक ही एग्रेसिव चीजें नहीं डालते हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस समर्थक भी डाल रहे हैं, और डाल ही नहीं रहे हैं। जहां भी कुछ फेक या गलत दिखता है उसको फ्लैग भी करते हैं, उनको झट से पकड़वाने की कोशिश भी करते हैं। तो एक जरिया आपका ये बंद हो गया। आपने सेलिब्रिटीज की मदद लेने की कोशिश की। पिछले दिनों याद है आपको, संबित पात्रा कैसे फंस गए थे, आपके अमित मालवीय खुद फंस गए। तो क्या होगा कि ये राजीव चंद्रशेखर, जितने भी लोग हैं जो नाम हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हैं, ये भी कहेंगे यार अभी वक्त खराब चल रहा है, कौन लफड़े में पड़ेगा, पुलिस आ जाएगी, केस हो जाएगा, तो अभी मुझसे ट्वीट मत करा यार मालवीय, किसी और को बोल दे। तो ये धीरे धीरे करके ना, ये जो पूरा का पूरा जो सेटअप था वो आ गया है शिकंजे में। तो क्या 2019 में इन सारी चीजों के बगैर आप हिंदू मुसलमान का चुनाव कर सकते हो, जीत सकते हो? नहीं जीत सकते। आपने, उदाहरण है, आप मोदी जी अमेरिका यात्रा पे गए, आप अमेरिका यात्रा पे मोदी जी के जाने से पहले कांग्रेस के आईटी सेल की तैयारी थी कि ये वहां जाएंगे और हमारे विश्व गुरु बन के लौटे हैं, देखिए बाइडेन ने कैसे स्वागत किया, और उन्होंने ताली बजाई संसद में, ये सब आएगा। तो उन्हें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू के वाले वीडियो निकाल के रखे हुए थे, जाने से पहले वो सर्कुलेट कर दिया। वो खेल ही नहीं चला। अभी भी देखिए G20 वाले मामले में भी विजय पताका फहर गई, ये हो गया, चाहू और प्रकाश फैल गया मोदी जी का, ये नहीं आ रहा है खबरों में। ये भी आ रहा है कि बाइडेन क्या बोल के गया है, खबरों में और भी चीजें आ रही हैं। तुर्की क्या बोल के गया, ये भी आ रहा है। तो अब कुल मिला के चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। अब अगर आप ट्रेडिशनल तरीके पे जाएं आरएसएस वाले में, जिसके जरिए आप इस तरह की चीजों को स्प्रेड करना चाहे, तो वो तरीका बहुत स्लो वाला है। बल्कि वो तरीका इतने सालों में तैयार किया गया तरीका था, और आज उस तरीके से अगर आप इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश भी करते हैं, उसको काटने के लिए ये सुपर फास्ट तरीका है आईटी सेल वाला, यानी सोशल मीडिया वाला। तो कुल मिला के 2019 के लिए जो नैरेटिव बन रहा है, उसमें ये जो हिंदू मुसलमान वाला सांप्रदायिक नैरेटिव है और सोशल मीडिया के सेल के जो खेल हैं, उनकी गुंजाइश कम बचती है। और ऐसा लगता है कि 2019 के लिए बीजेपी को कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। इससे तो अब काम नहीं चलेगा। ये काठ की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।